नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो गई है। नए वित्त वर्ष में सरकार के सामने इकोनॉमी की रफ्तार बढ़ाने की बड़ी चुनौती है, क्योंकि इंडस्ट्री की ग्रोथ अभी बहुत भरोसा जताने वाली नहीं नजर आ रही। नजरें रिजर्व बैंक की ओर भी हैं। क्या वो 7 अप्रैल की पॉलिसी में ब्याज दरों में कटौती करेंगे? सवाल यह है कि पॉलिसी के जो बड़े ऐलान किए गए हैं उन्हें लागू करने के लिए एक्शन भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसी पर हमारी खास चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्रिसिल रिसर्च के चीफ इकोनॉमिस्ट टीके जोशी, एसबीआई के एमडी और ग्रुप एग्जीक्यूटिव नेशनल बैंकिंग बी श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के एमडी उमेश रेवनकर और मार्केट एक्सपर्ट निपुण मेहता। स्वागत है आप सभी मेहमानों का। 1.5 साल पहले इकोनॉमी एक क्राइसिस की स्थिति में थी और तब जब रघुराम राजन आए तो उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज कुछ इस तरह तय की। पहले उन्होंने कहा स्टेबिलिटी, यानी कि रुपए की उतार चढ़ाव को थामना है। फिर उन्होंने कहा महंगाई, उसको काबू में लाना है। जब हमने उनसे पूछा कि इन सबके बीच में ग्रोथ का क्या होगा, तो उन्होंने भरोसा दिलाया था कि ये 2 मोर्चे अगर हमने फतेह कर लिए तो ग्रोथ अपने आप आ जाएगी। जोशी साहब, क्या आपको लगता है कि अब हम उस मौके पर आ गए हैं कि 2 मोर्चे फतेह हो गए और तीसरा अब जल्द ही देखने को मिले? देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो जरूर आई है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी कंट्रोल में है, फिस्कल डेफिसिट भी सरकार काबू में लाने की कोशिश कर रही है और साथ साथ जीडीपी ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ रहा है और इन्फ्लेशन फिलहाल जो टारगेट है उस हिसाब से वो काबू में है। तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो आ गई है, पर ग्रोथ को जो बढ़ावा देने का सवाल है वो अभी भी ओपन क्वेश्चन है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू ज्यादा बढ़ावा मेरे को नहीं लगता दिया जा सकता है। अभी आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट काटा था इस साल में और उसका कुछ भी असर अभी हमें लेंडिंग रेट्स पे नहीं दिखाई दे रहा। तो एक टाइम लैग है जिसके साथ वो असर दिखाई देता है। तो अभी मुझे ये लगता है कि जिस तरह की मैक्रो इकोनॉमिक स्थिति है और जैसा कि आपने बताया कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन काफी कमजोर है, जोशी साहब इस पे हम आते हैं, लेकिन जो आपने पहला सवाल उठाया कि आरबीआई ने ओवरऑल डिमांड कंडीशंस भी वीक हैं, तो इसमें मुझे लगता है कि एक और 2 रेट कट हमें दिखाई दे सकते हैं आरबीआई से। और हमारी उम्मीद यह है कि वो अप्रैल 7 को रिपो रेट 25 बेसिस पॉइंट काटेंगे और उसके बाद में थोड़ा थोड़ा असर हमें इंटरेस्ट लेंडिंग रेट्स पे भी दिखाई देगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी से जितनी मदद इकोनॉमी को दी जा सकती है उतनी तो दी जाएगी। उसके अलावा और कई चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया। जोशी साहब, उस पे हम आते हैं, लेकिन मिस्टर श्रीराम, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि जो जोशी साहब कह रहे हैं कि जब 2 बार रेट काटे आरबीआई ने तो इसको बैंक्स ने पास ऑन नहीं किया है, इसकी क्या वजह देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि रेट ट्रांसमिशन में थोड़ा देर लगता है। जब जैसे मैंने पहले भी बताया आपके चैनल को कि 13 लाख 14 लाख करोड़ का डिपॉजिट साइज है, लायबिलिटी साइज, और उसमें अगर कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट में असर आना है तो थोड़ा लैग टाइम रहता है उसमें जी। ये जो रेट ट्रांसमिशन जो होता है तो उसमें थोड़ा वक्त लगता है। बट ये पूरी विश्वास है कि आगे जाते जाते नए वर्ष में दी डाउनवर्ड जो बायस है इंटरेस्ट रेट्स में वो रहेगा और मेरे ख्याल से 7 अप्रैल का जो पॉलिसी आएगा उसमें जो पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस होंगे उसको देखते हुए कई बैंक अपने हलकों में बैठेंगे और देखेंगे कि रेट आगे कैसे ले जाएं। श्रीराम साहब, अगर मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि 7 तारीख को कुछ भी ना हो, क्या उसके बाद भी रेट कट की उम्मीद आप देखते हैं अप्रैल महीने में? नहीं, जैसे कि मैंने बताया कि ये तो इंडिविजुअल बैंक्स की हलकों की मीटिंग में जो उनकी जो प्रोग्रेस हुई है, लेकिन हमने जो लास्ट ईयर में 2 बार डिपॉजिट रेट्स कट किए, उसकी इम्पैक्ट धीरे धीरे उसमें हमारे जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स में थोड़ी बहुत देखने लगी है। तो हम ये देखना चाहेंगे कि 7 तारीख को क्या होता है। उसके बाद हम बैठेंगे और देखेंगे कि आगे अगला जो लीन सीजन जो शुरू हो जाएगा उसमें इम्पैक्ट जो होगा, उसमें टोटल इम्पैक्ट डिपॉजिट रेट बेस रेट में हम कैसे उसको फैक्टर इन कर सकते हैं और कैसे उसको पूरी सिचुएशन जो है उसमें एक डिस्कशन करके। श्रीराम साहब, अगर थोड़ा सा आप अगर हमें स्पष्ट बताएं, डिपॉजिट रेट घटने शुरू हो गए थे आरबीआई के रेट काटने के पहले से ही, तो अब जबकि मार्च खत्म हो चुका है तो आपको एक अंदाजा तो होगा कि आपके कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट पे कितना असर पड़ा है, और उसको देखते हुए क्या आप बेस रेट कट करने की स्थिति में हैं इस समय?
ये जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट जो कम होता है वो काफी धीरे कम होता है। जो इंक्रीमेंटल डिपॉजिट ग्रोथ जो होती है वो जो बैलेंस शीट साइज जो है हमारी 13 लाख करोड़ की जो लायबिलिटी साइज है उसके देखने से ये जो फिक्स रेट जो है वो कन्वर्ट जो होते रहते हैं वो थोड़ा उसमें इम्पैक्ट में थोड़ा देर लगता है। जी, तो एवरेज मेरे ख्याल से 2 साल थोड़ा बहुत उसमें इम्पैक्ट हुआ। एवरेज 2 साल की मैच्योरिटी होगी मेरे ख्याल में, और उस लिहाज से 6 महीने के अंदर आपके 1/4 डिपॉजिट साल की मैच्योरिटी जी नहीं, एवरेज मैच्योरिटी 1 से 3 साल की डिपॉजिट में काफी उसमें मेजॉरिटी ऑफ द डिपॉजिट्स हैं। तो जो नए जो डिपॉजिट्स आ रहे हैं वो लोअर प्राइसिंग में होते हैं, और जो रिन्यू होते हैं उसमें भी थोड़ी बहुत वो इंटरेस्ट रेट का फायदा होता है। तो ये जो है ये हम जरूर उसमें हल्कों में चर्चा करेंगे 7 तारीख को, और उसके बाद एक निर्णय लेंगे कि आगे बेस रेट की। बिल्कुल, आप एक कमिटमेंट नहीं करना चाहते, जाहिर है कि फैसला हल्कों में लिया जाएगा, लेकिन क्या आप देखते हैं कि संभावना, पूरी संभावना है कि एसबीआई भी और दूसरे बैंक भी अब रेट कट थोड़ा तो कर देंगे? नहीं, संभावना तो हमेशा रहेगी, इसमें संभावना की बात तो नहीं है, लेकिन ये जरूर देखना पड़ेगा कि इम्पैक्ट जो है अगर बेस रेट कट करने से एडवांसेस ग्रोथ होता है, क्रेडिट ग्रोथ होता है, इसमें कितना फैक्टर होता है, और क्या हमारी क्रेडिट ग्रोथ की जो प्रोजेक्शन है फर्स्ट क्वार्टर की उसके बेसिस में, और कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स में क्या उसमें कमी आई है, ये सब फैक्टर्स जो है सबको देखते हुए हमें एक निर्णय लेना पड़ेगा। बिल्कुल। निपुण जी, आप एक मार्केट एक्सपर्ट के तौर पे, एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर के तौर पे एक नजर रखते हैं तमाम बैंकों के ऊपर। आपको क्या लगता है ये रेट कट जो पास ऑन नहीं हो रहे हैं, जो कंज्यूमर को, बोरोवर को, चाहे वो इंडस्ट्री हो चाहे वो इंडिविजुअल्स हो, राहत नहीं मिल पा रही है, उसकी क्या वजह है? क्लियरली एंटायर बैंकिंग सेक्टर में जिस हिसाब के कंसर्न्स हैं ऑन द वन साइड ऑन देयर एसेट्स, उसकी वजह से जितना भी मार्जिन प्रोटेक्ट हो सके ये बैंक्स कोशिश कर रही हैं। इसकी वजह से एक तो क्लियरली पास ऑन नहीं हो रहा है, दूसरा जो हायर क्वालिटी जो ग्रोथ हो सकता है और उसके थ्रू जो हायर बेटर क्वालिटी एसेट्स आ सकते हैं, ये भी ऑन द अदर साइड ग्रोथ नहीं, हम क्रेडिट ग्रोथ नहीं देख रहे हैं टू द एक्सटेंट द इकोनॉमी शुड हैव, और टू द एक्सटेंट बैंकिंग सेक्टर में होना चाहिए। तो क्लियरली इसी की वजह से जो नए इंक्रीमेंटल हाई क्वालिटी एसेट्स हैं वो ऐड नहीं हो रहे हैं। इसकी वजह से भी एक मार्जिन प्रोटेक्शन के लिए बैंक्स एक रेट कट पास ऑन नहीं कर रही हैं। सो फॉर बोथ दीज रीजंस क्लियरली इट्स अ चिकन एंड एग सिचुएशन की अगर बैंक्स एग्जिस्टिंग लोन्स पे इंटरेस्ट रेट्स में कटौती करती है तो शायद कुछ जो वीकर बोरोवर्स हैं उनमें एक जो इंटरनल अक्रूवल्स अगर इंप्रूव हो जाते हैं तो शायद क्वालिटी ऑफ एसेट्स सुधर सकती है। लेकिन एक क्लियरली चिकन एंड एग सिचुएशन है, लेकिन जब तक बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स घटाएंगी नहीं तब तक जो हाईली लेवरेज्ड कंपनीज हैं उनके इंटरेस्ट कॉस्ट सिग्निफिकेंटली हायर रहेंगे, उनके प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी नहीं, और उसकी वजह से एक इंक्रीमेंटल बोरोइंग जो होगा वो उनको करना मुश्किल पड़ेगा। सो टिल प्रोबेबली बैंक्स स्टार्ट रिड्यूसिंग द रेट्स, you might not see that credit growth happening, or you might not see greenfield expansions happening, or you might not see balance sheets improving. ओके, तो इमीडिएट तौर पे डिमांड भी नहीं है और खास तौर पे शायद बाजार में क्वालिटी एसेट्स की कमी है, ऐसा आप बता रहे हैं। मिस्टर रेवानकर, आपको क्या लगता है कि वाकई में बैंक्स के लिए या फाइनेंस कंपनीज के लिए कोई इंसेंटिव नहीं है इस समय कि वो बिजनेस बढ़ाने की कोशिश करें? बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवरऑल इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। अभी गवर्नमेंट तो कोशिश कर सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्हें पुश कर सके, क्योंकि अभी बाकी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का ऊपर ज्यादा डिपेंड है। तो हम कितना इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोशिश करेंगे, गवर्नमेंट का उसका फोकस वहां जाए तो मेरा ख्याल से इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक लाया जाएगा, क्रेडिट ग्रोथ ऑटोमेटिक लाया जाएगा। सो पहले नजर गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर होना चाहिए और पेंडिंग प्रोजेक्ट्स थोड़ा जल्दी स्टार्ट होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन क्या आपको लगता है कि इसकी शुरुआत हुई है? क्योंकि मिस्टर रेवानकर, जिस सेगमेंट पे आप खास तौर पे हैं, कमर्शियल व्हीकल्स, माना जाता है कि इकोनॉमी कमर्शियल व्हीकल्स पे ही चलती है, तो पहला सिग्नल तो आपको ही मिलेगा।
थोड़ा बहुत माइनिंग बेल्ट में मूवमेंट तो है, लेकिन एक कोल मूवमेंट है और थोड़ा स्टील मूवमेंट है, लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभी तक नहीं है। मुझे कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी नजर में नहीं दिख रहा है। और मेजर क्या है, स्टील और सीमेंट टुगेदर मूवमेंट ज्यादा हो गया तो इसका अंदाज है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्टिविटी बढ़ रहा है। सीमेंट का पिकअप अभी तक नहीं हुआ, तो मुझे लगता है अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्लो है। ओके, मिस्टर श्रीराम, हम कह सकते हैं कि आप देश के बैंकर हैं। 4 में से 1 लोन तो एसबीआई ही देता है देश के अंदर। आपको क्या अंदाजा मिल रहा है, क्या कहीं एक्शन एक्टिविटीज शुरू हुई हैं? सरकार ने तमाम कदम उठाए हैं, काफी कोशिशें की हैं, नई सरकार के आने के बाद भी अब 3 क्वार्टर्स बीत चुके हैं। क्या असेसमेंट है आपका? रिटेल जो लोन एसेट बुक है वो उसमें थोड़ी बहुत गर्मी आई है लास्ट क्वार्टर में। जैसे कि हमारी जो कार लोन्स की जो सैंक्शन हो रही थी करीब 700-800 कार लोन्स पर डे होती थी, आजकल 1200-1300 की करीब हो गई है। होम लोन्स की भी जो संख्या थी करीब पर डे सैंक्शंस होते थे 180-200 करोड़, अभी 220-250 करोड़ के बीच में आ गई है होम लोन्स की सैंक्शन। लेकिन लार्ज प्रोजेक्ट्स जो है वो स्टिल अभी तक उसमें ज़्यादा गर्मी नहीं आई है। हमें लगता है कि ये साल जो है वो करीब अराउंड 9-10% में एंड करेगा। लेकिन नेक्स्ट ईयर आई थिंक जो प्लैंक जो 1 अप्रैल से आज से जो प्लैंक जो बनाया है जो गवर्नमेंट और आरबीआई ने हायर ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री के लिए और लो इन्फ्लेशन बेस भी उन्होंने बिलो 6% मार्च 16 तक का जो टारगेट है वो भी मोरलेस निश्चित अचीव हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में और जो ऑल दी बजट में जो प्रपोजल्स हैं उसको देखते हुए मुझे जरूर लगता है कि 14-15% के जो ग्रोथ है का टारगेट जो हमने इंटरनली रखा है फॉर ईयर 15-16 वो रियलिस्टिक लगता है। ओके, 10 की जगह 15% तक लोन ग्रोथ देखने को मिलेगी। उस लिहाज से इकोनॉमी में रिवाइवल की तैयारी में देश का सबसे बड़ा बैंक आ गया है, ऐसा हम मान सकते हैं। लेकिन 2016 में हालात सुधरेंगे, ये बात सुनते सुनते पूरा वित्त वर्ष 2015 हमारा निकल गया। क्या वाकई हमारे सारे एक्सपर्ट्स में ये कॉन्फिडेंस है कि अब हालात वाकई सुधर रहे हैं? वो एक्शन जिसका इंतजार था हम वाकई देखेंगे इस साल? जानेंगे एक ब्रेक के बाद। इकोनॉमी का एक्शन टाइम। जी हां, वित्त वर्ष 2015-16 में फाइनली एक्शन देखने की उम्मीद। पिछले साल हम ये सुनते रहे और मानते रहे कि अगला साल बेहतर होगा। सरकार ने काफी कोशिशें की हैं। ब्रेक पे जाने से पहले श्रीराम साहब बता रहे थे हमें, जो एसबीआई के एमडी हैं, देश का सबसे बड़ा बैंक, और उन्होंने ये बताया कि लोन का लक्ष्य जो है वो 10% से बढ़ाकर अब 15% पर ले जाने की उनकी तैयारी है। एक खास बात उन्होंने कही कि सरकार ने एक प्लैंक तैयार कर दिया है, ऐसा लगता है कि प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है जिस पर अब ग्रोथ आ जानी चाहिए। निपुण, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि अब तक के जो नतीजे आए हैं कंपनियों के पिछले क्वार्टर के और इस क्वार्टर की जो उम्मीदें हैं, क्या उनमें कहीं आपको लगता है कि एक बैकग्राउंड तैयार हुआ है या कुछ बड़ी अड़चनें आप देख रहे हैं? देखिए, अगर दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करें तो काफी डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स आए थे। मैनेजमेंट कमेंट्री के हिसाब से मार्च रिजल्ट्स में भी जो जनरली एक बहुत अच्छा क्वार्टर रहता है उसमें भी कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है नहीं, आशा नहीं है कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ग्रोथ जो पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पूरे साल में करीब 14-15% आएगा, उससे शायद घट के अभी बेली डबल डिजिट 10-11% आ जाए ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ पूरे साल के लिए FY15 के लिए, तो अच्छा होगा। प्रॉफिट की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, इन दैट रेंज आना चाहिए। इससे मैं टॉप लाइन ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। मैं प्रॉफिट, हाँ, सेल्स ग्रोथ की, सेल्स ग्रोथ प्रॉब्ली मार्जिनली हायर, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ इन दैट रेंज अबाउट 10-11%। लेकिन क्लियरली जो FY16 के एस्टिमेट्स हैं वो उससे कहीं बेहतर हैं। एग्जिस्टिंग स्ट्रीट एस्टिमेट्स हैं वो करीब 18-19% के करीब हैं, डिपेंडिंग ऑन हु इज डन द एस्टिमेट्स, 18 से 20 के करीब। इसमें शायद कटौती
चुनौती हो, ये आशा है अभी कि हो सकता है कि मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स आए, उसके बाद मैनेजमेंट गाइडेंस के हिसाब से, मैनेजमेंट कमेंट्री के हिसाब से शायद ये घटकर 15-16% आ सकता है। कई सेक्टर्स हैं उसमें जिसमें अफेक्ट हो सकता है, विच कुड इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज सर्विसेज। इसमें लॉट ऑफ सेक्टर्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें भी शायद एक डिलेड ग्रोथ मोमेंटम हम देखें तो। लेकिन क्लियरली मार्च 16 का अगर एस्टिमेट्स की बात करें तो बेस्ड ऑन इंडिकेशंस ऑफ द लास्ट 2 क्वार्टर्स एंड एक्सपेक्टेशंस की एटलीस्ट जून क्वार्टर में कोई सिग्निफिकेंट टर्न अराउंड होने की बहुत आशा नहीं है। क्लियरली जो ग्रोथ एस्टिमेट्स ऑफ FY16 है वो हम रिवाइज होते हुए देखेंगे, घटते हुए देखेंगे। घटते हुए देखेंगे, यानी आपको यह अंदाजा है कि आगे 1-2 क्वार्टर के नंबर्स आने के बाद शायद इतना ऑप्टिमिज्म बाकी ना रह जाए। मिस्टर रेवानकर, जो एक डिलेड, एक लैग के साथ इंप्रूवमेंट की बात यहां पर निपुण कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या कुछ खास ट्रिगर्स हैं? सरकार को क्या कुछ करना चाहिए? क्या लैंड बिल पास कराना काफी इंपॉर्टेंट होगा? क्या कोल के मामले में अच्छी खासी सफलता हमें मिल गई है? किस तरह से आप सरकार का रिपोर्ट कार्ड देख रहे हैं इस समय? बेसिकली मैं चाहता हूं कि ये डिलेड प्रोजेक्ट्स को जल्दी एग्जीक्यूट करे। कैसे? और मेरा ख्याल से इंटर डिपार्टमेंटल और इंटर मिनिस्ट्रियल कुछ भी हर्डल्स है वो जल्दी, और इंक्लूडिंग स्टेट सेंट्रल कोऑर्डिनेशन है, मेरे ख्याल से उसमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि वहीं कहीं थोड़ा हर्डल्स है, तो ये बहुत जरूरी होगा। और अभी स्टेट का भी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि अभी ज्यादा फंड्स स्टेट को जाएंगे अगले साल से, और मुझे लगता है कॉम्पिटेंट स्टेट गवर्नमेंट्स थोड़ा जल्दी इंप्लीमेंट कर सकेंगे। और इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन होना चाहिए इन्वेस्टमेंट इनवाइट करने के लिए। ये इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन हो गया तो मेरे ख्याल से वो एवरी स्टेट विल एक्ट उनका खुद का हर्डल्स क्लियर करने के लिए। ये तो कंपटीशन अभी तो मुझे दिख रहा है थोड़ा बहुत साउथ में, और आंध्र गवर्नमेंट थोड़ा ज्यादा एक्टिव है, और ऑटोमेटिकली कर्नाटक और तमिलनाडु गवर्नमेंट भी अलर्ट हो गया है। सिमिलर ए कंपटीशन बिटवीन स्टेट्स टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट वो होना चाहिए। मेरे ख्याल से स्टेट गवर्नमेंट का थ्रू ज्यादा इन फ्यूचर एक कैपेक्स का इन्वेस्टमेंट के लिए इन्विटेशन मिलेगा कॉर्पोरेट को, और ज्यादा भूमिका स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए। बिल्कुल। जोशी साहब, आपको क्या लगता है कि जो पूरा ऑप्टिमिज्म है, मार्केट के एनालिस्ट भी मान रहे हैं, बैंकर्स भी मान रहे हैं कि ग्रोथ आ जाएगी, क्या एक डन डील है, या आपको लगता है कि कुछ और करने की जरूरत होगी, एक पुश की जरूरत अभी सरकार को पड़ेगी? आरबीआई जो करेगा उसकी हम बात तो कर चुके हैं, इसके अलावा? नहीं, देखिए, ग्रोथ हमारा तो मानना यह है कि इस साल जो सीएसओ के अगर नए एस्टिमेट्स लेके चले हैं तो इस साल 7.4% ग्रोथ थी 2014-15 में, और ये हमारा मानना है 7.9 तक अगले साल चले जाएगी। और इसके ड्राइवर्स मुख्यतर ये होंगे, एक तो यह है कि जो कच्चे तेल के दाम कम हुए हैं उसके कारण कंज्यूमर्स की थोड़ा सेविंग होगी, और फूड इन्फ्लेशन भी नीचे आने के कारण भी कंज्यूमर को फूड पे कम खर्च करना पड़ेगा। तो अगर आपकी इनकम बढ़ रही है और आपको फूड इन्फ्लेशन, फ्यूल इन्फ्लेशन नीचे आने के कारण आपका जो बजट है थोड़ा सुधर रहा है, तो वो थोड़ा डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। जोशी साहब, ये जो बेमौसम की बारिश हुई है इसकी चिंता नहीं है आपको? फूड इन्फ्लेशन फिर बढ़ेगा नहीं? नहीं, ये तो टेम्परेरी होगा। बेमौसम की बारिश के कारण जो फूड इन्फ्लेशन है ये परमानेंट इंक्रीज नहीं होगा फूड इन्फ्लेशन में, और अगर मानसून नॉर्मल आ जाता है तो ये ऑफसेट भी हो जाएगा कुछ हद तक। और सरकार के पास जो फूड ग्रेन्स हैं उनके स्टॉक्स काफी हैं, और उनको एक्टिवली रिलीज करके वीट इन्फ्लेशन को तो डेफिनेटली काबू में ला सकते हैं, क्योंकि गेहूं की फसल को इस बार थोड़ा नुकसान हुआ है। तो एक तो कई सालों के बाद हम गेहूं इंपोर्ट कर रहे हैं, अब जाहिर है कि कहीं तो क्राइसिस है। जो रेट कट किया है उसका असर धीरे धीरे लैंडिंग रेट पे दिखाई देगा, और वो भी एक तरह से पॉजिटिव टेलविंड है इकोनॉमी के लिए। और फिर अगर मानसून नॉर्मल रहता है तो उससे थोड़ा कृषि क्षेत्र को मदद मिलेगी। पिछले साल मानसून कमजोर था तो एक स्टेटिस्टिकल बूस्ट एग्रीकल्चर को भी मिलेगा, और उससे मानसून नॉर्मल रहने के कारण महंगाई की दर को भी थोड़ा मदद मिलेगी। तो ओवरऑल ये ड्राइवर्स हैं जो अगले साल ग्रोथ को थोड़ा ऊपर ले जा सकते हैं। जहां तक इन्वेस्टमेंट रिवाइवल का सवाल है उसके तो आसार अभी हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, और
हमारा एक सर्वे किया था बजट से पहले जिसमें ये नतीजे आ रहे थे कि प्राइवेट कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज़्यादा पिकअप नहीं करेगी, एक्चुअली वो डिक्लाइन करेगी 2015-16 में, क्योंकि अभी भी अनयूटिलाइज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। चाहे आप ऑटो सेक्टर को ले लें, चाहे आप सीमेंट को ले लें, चाहे स्टील को ले लें, तो नई इन्वेस्टमेंट्स के लिए अभी जिस मौसम की आवश्यकता है वो अभी नहीं आया है, तो उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा। पर जीडीपी ग्रोथ थोड़ा हल्का ऊपर जरूर अवश्य जाएगी और कंजम्पशन लेड होगा ये ज्यादातर। ओके मिस्टर श्रीराम, करीब 8% ग्रोथ की बात यहां पर जोशी साहब कह रहे हैं। इसके पहले जब 8% की ग्रोथ थी उस समय आपके बैंक और बैंकिंग सेक्टर की जो लोन ग्रोथ है वो 20% हुआ करती थी। अब जाहिर है कि अभी हम 10 पे हैं और हम 7% की ग्रोथ का दावा कर रहे हैं और अगले साल 8 होने पर आप कह रहे हैं कि 10 का शायद 15 हो जाए। ये जो आंकड़े हैं, क्या आपको लगता है इन पे भरोसा करना चाहिए? थोड़ा बहुत जो कमोडिटी और ऑयल प्राइसेस का जो दाम कम हुआ है उससे वर्किंग कैपिटल साइकिल में भी जो इन्वेंट्रीज है उसमें भी जरा फर्क पड़ता है ना, और उसमें से जो है जो वर्किंग कैपिटल अगर कम होता है तो लिमिट्स जो है बैंक्स के, जो कंपनीज के बैंक्स के, उसमें जो यूटिलाइजेशन जो होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो इसके वजह से तो क्रेडिट ग्रोथ जो होता है, जो पहले जो था इन टर्म्स ऑफ 18-20% का ग्रोथ, मेरे ख्याल से उसको जरा टेपर डाउन करके 15% ग्रोथ में लाए। दूसरी बात यह है, जैसे अभी बताया गया कि जो इन्वेस्टमेंट जो है, आई थिंक जनरली हम जब लॉट ऑफ एनेबलर्स जब लाते हैं थ्रू बजट एंड थ्रू डिफरेंट मैकेनिज्म्स, तो एनेबलर्स आने के बाद भी हमारी जो एक्सपेक्टेशन जो होती है वो टू मच टू सून हो जाती है। अब उसमें थोड़ा आई थिंक वी नीड टू गिव सम टाइम कि इन्वेस्टमेंट जो है वो आएंगे। जैसे बताया कि अभी जो कैपेसिटी है दैट, बिकॉज दो चीज है, एक तो अंडर कैपेसिटी कई इंडस्ट्रीज में चल रहा है, दूसरी बात यह है कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम हो गई है कमोडिटी प्राइसेस के दाम कम होने से, तो इसके वजह से थोड़ा वो फिल अप करके जो वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा ओवर द नेक्स्ट 6 से 8 मंथ, उसके बाद इन्वेस्टमेंट स्टार्ट टू फ्लो इन। एक आखिरी चर्चा जो हम यहाँ पे करना चाहते थे कि सरकार ने जो हाल में कदम उठाए कि उन्होंने कामयाबी के साथ कोल ऑक्शन किया या उन्होंने स्पेक्ट्रम ऑक्शन किया और गैस पूलिंग की पावर फर्टिलाइजर के लिए, इन सब का इम्पैक्ट क्या इस साल के दौरान ग्रोथ पे देखने को मिलेगा, कुछ इंडस्ट्रीज पे देखने को मिलेगा? जरूर मिलेगा। तो इट इज अ स्टेप फॉरवर्ड। उसमें जो है कॉन्फिडेंस बहुत बैंकिंग इंडस्ट्री को भी मिलता है और जो कंपनीज जो सक्सेसफुल रहे उनको भी मिलता है, एंड आगे जाते हुए ये ऑल दिस इम्पैक्ट जो है फाइनली ग्रोथ में ही समाप्त होगा। ओके, तो उम्मीद की जाए कि हम एक रिकवरी देखेंगे, लेकिन मार्केट की तरह ही इकोनॉमी की भी रिकवरी को टाइम करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हमारे एक्सपर्ट्स फिलहाल आपको एक तारीख नहीं बताना चाहते कि कब से आप इंप्रूवमेंट देख पाएंगे या कब से रेट घटने शुरू होंगे, कब से ईएमआई कम हो जाएगी, कब से ग्रोथ अच्छी आने लगेगी। तो थोड़ा इंतजार, लेकिन वित्त वर्ष 2016 को लेकर सभी काफी कॉन्फिडेंट हैं। हालांकि जैसे कि निपुण बता रहे थे कि 1 या 2 क्वार्टर देखने के बाद शायद इसको फिर से रिव्यू करना पड़े, क्योंकि चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। तो एक ऑप्टिमिज्म, बल्कि एक कॉशियस ऑप्टिमिज्म के साथ हो रही है साल की शुरुआत। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।